तो हमारे घर में तो गांधी नेहरू को तो कभी माना नहीं गया। तो जितने शरणार्थी, हम तो शरणार्थी फैमिली को बिलोंग करते। आज की डेट में अगर औरंगजेब जैसा कैरेक्टर जिंदा होता तो जो ऑलरेडी दुनिया में इतना कुछ कांड हो रहा है, जितना कुछ वायलेंस हो रहा है, वो 10 गुना होता। किसी भी रिलीजन को लेके जो हार्डलाइन हो, कोई भी रिलीजन को लेके, औरंगजेब जैसा हार्डलाइनर मैंने आज तक नहीं देखा। कि अगर शिवाजी महाराज कुछ थोड़े दिन और जिंदा रहते तो उनसे बेहतर शासक कोई नहीं। टीपू की गलतियां थी, टीपू अंग्रेजों के खिलाफ तो डेफिनेटली खड़े थे, हम मानना पड़ेगा, लेकिन ज्यादतियां की थी। इट्स सैड, इट्स रियली सैड, क्योंकि क्या हो रहा है, हम रिलीजन और इतिहास को साथ में जोड़ रहे हैं, उसको ना जोड़े। एग्जैक्टली। इतिहास शांति 94 में आया, उसके बाद हमने देखा 2000 में एक और, मतलब उफान पे था। हाँ, टेलीविजन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर, हाँ, मतलब बालाजी ही बालाजी। उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिस में, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में जो लंच ब्रेक होता था, लोगों ने कहा कि भाई 1:30 से 2:30 बजे की जगह आप हमारा 2 से 3 कर लीजिए, ताकि हम शांति देख पाए। डेली सोप्स का ट्रेंड शुरू हो गया था, जहाँ पे टीआरपी की वॉर शुरू, एकदम कमाल लड़ाई थी। हर गुरुवार को आपको पता चलता था कि किस चैनल का फ्यूचर किधर जा रहा है। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 27 घंटे भी शूट किया, और ये 27 घंटे करते करते 10 दिन हो गए थे, और 11वें दिन में भी सेट पे कोलैप्स हुआ। मैंने ऐसे बकायदा शॉट चलती है, बीच में दिखा कि कैमरे के सामने अभी तो खड़ी थी, गायब हो गई, गिर गई नीचे, फेंट हो गई। जैसे हम जानते हैं कि स्मृति ईरानी की काफ़ी क्लोजअप लेने के लिए जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उमरगांव या जहाँ भी उनके हस्बैंड जो बिनारे रहते थे, वहाँ पे हॉस्टल में जाके क्लोजअप भी लिए थे। फिल्मों में डुप्लीकेट एक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन टीवी में उस जमाने में सीन को भरने के लिए यूज होता था, क्योंकि लॉन्ग शॉट है। एक दौर आया था लीप का, 20-20 साल आगे बढ़ जाते थे सीरियल। उनके पीछे कुछ एक्टर को हटाने की भी मंशा होती थी कभी-कभार, और कभी-कभार ये होता था कि ट्रैक काम नहीं कर रहा है। टीवी का वो सुनहरा दौर जहां डेली सोप्स की भरमार थी और करोड़ों दर्शक थे, लेकिन सबसे पहला जो डेली सोप था वो था शांति। टेलीविज़न के उस दौर को, उस गोल्डन पीरियड को देखा है, उसके गवाह हैं अमित बहल साहब, जो पहले डेली सोप के हिस्सा थे शांति के। स्वागत है। शुक्रिया इकबाल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वो दौर आपने देखा है टेलीविज़न का, डेली सोप का, किस तरह से डिफाइन करेंगे उस दौर को? क्या था कि वो दौर ऐसा था कि डेली सोप का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत के लिए नया था, चूँकि स्टार वर्ल्ड शुरू हुआ था, और अंग्रेज़ी में स्टार वर्ल्ड पे डायनेस्टी, डैलस, बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, ये शोज आए थे, जिसमें कबीर बेदी कुछ भूमिका निभा रहे थे, और बहुत बड़ा न्यूज़ हुआ था। वो इंडिया में, भारत में एक डेली सोप बनना एक बहुत बड़ी बात थी। उससे करीबन 15-20 साल पहले पी कुमार वासुदेव ने दूरदर्शन के ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक हम लोग नाम का शो बनाया। हम लोग बहुत पॉपुलर, जिससे आसिफ शेख और मनोज पावा और सीमा पावा, दिव्या सेठ और अभिनव चतुर्वेदी और ये सब स्टार बने थे उस टाइम, राजेश पुरी। बिल्कुल। तो लेकिन जो एक डेली सोप का जो कॉन्सेप्ट है वो नया था, और वो दौर ऐसा था कि जब टीवी की एक ऑडियंस थी, और 1992-93 में टीवी, दूरदर्शन की थोड़ी बहुत ऑडियंस जी टीवी की तरफ जा रही थी। बनेगी अपनी बात, तोल मोल के बोल, कैंपस, परंपरा और चंद्रकांता और इस तरह के शोज पॉपुलर थे। लेकिन धीरे धीरे दूरदर्शन की एक ऑडियंस जो है ना, जो एक दर्शक हैं, वो प्राइवेट चैनल की तरफ जा रहे थे। और 15 अगस्त 1994 2:20 पे पहला एपिसोड आया शांति का। तो वो प्रोसेस ही कमाल था कि मतलब जब 16 अगस्त को जब मैं मतलब बाहर निकला सड़क पे, अच्छा, तो लगा कि यार अब कुछ हुआ है, कुछ हलचल हुई है, क्योंकि पहले एपिसोड में मैं था, दूसरे एपिसोड में भी था। तो वो, और लोगों को लगा अरे वाह यार, ये क्या कमाल की चीज़ है, क्योंकि दूरदर्शन यानी महाभारत, दूरदर्शन यानी चाणक्य, रामायण, चंद्रकांता, इस तरह के शोज है ना, और या फिर तेनालीराम हो गया, या फिर बड़े शोज बुनियाद हो गए, तमस हो गया, और इस तरह का एक फॉरवर्ड थिंकिंग शो, एक पत्रकार की कहानी, एक फीमेल पत्रकार की कहानी, उसके साथ एक मेल पत्रकार है, आप खुद पत्रकार है तो मैं, तो दो पत्रकार अपने अपनी लड़ाइयों से जूझते हुए, आज की औरत, आज का मर्द, आज का रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक बच्ची जो कि विवाह के बाहर पैदा हुई है, वो किस तरह से जूझ रही है, वो किस तरह से
सोसाइटी को हैंडल कर रही है, भारतीयता का एक प्रतीक, प्लस कमाल की लेखनी। तो लोगों को लगा यार ये, और कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लाइटिंग कुछ अलग थी, लोगों को लगा ये क्या आया है ना। और वो भी एक आदत बन गई थी कि लोग खाना खाएंगे, मतलब खाना बना लेंगे 2 बजे, महिलाएं 2:15 तक टेबल पर लगा देंगी, और 2:20 से लेके 3 बजे तक कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। बच्चे बूढ़े, यहाँ तक कि उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफिस में, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में जो लंच ब्रेक होता था, लोगों ने कहा कि भाई 1:30 से 2:30 बजे की जगह आप हमारा 2 से 3 कर लीजिए, ताकि हम शांति देख पाएँ। वाओ। हाँ, मतलब एक टाइम ऐसा था कि बहुत लोग ये मतलब क्रिकेट मैचेस की रेटिंग कम हो रही थी, हाँ। क्योंकि लोग दोपहर को शांति देखना चाहते थे। और 6 महीने हमने बहुत बड़ी, मतलब एक तरह से बादशाही देखी। और फिर 26 जनवरी 1995 को स्वाभिमान आया, उसने भी उतना ही देखा, किया। और हम भी 3.5 साल चले, वो भी 3 साल चले। तो वो एक ऐसा दौर था कि जब एक सीरियल से जो स्ट्रगल नाम का जो एक शब्द एक एक्टर की लाइफ में आता है ना, वो स्ट्रगल एकाएक लगा कि यार सामने से फोन आ रहे हैं, एक सीरियल ऐसा भी होता हाँ है ना, क्योंकि कहानियां सुनी थी, आज भी सुनते हैं। बिल्कुल। और मतलब आज जो भी मैं आपके सामने बैठा हूँ, और अब एग्जैक्टली 31 साल हो गए, है ना। और 31 सालों में जो भी हूँ उसका 80% श्रेय शांति को जाता है। बिल्कुल। और वो दौर था जब सारे बड़े बड़े दिग्गज टीवी पे काम कर रहे थे, चाहे वो सईद अख्तर मिर्ज़ा हो, चाहे कुंदन शाह हो, चाहे वो सुधीर मिश्रा हो, चाहे चाहे अनुभव वो सिन्हा हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो मतलब शाहरुख खान हो, जिसको मतलब सारे शाहरुख हो, सब, मतलब वो टीवी उस जमाने में ना, टीवी की एक अलग गरिमा थी, टीवी की टेकिंग, मतलब रजनी भी वहीं से आया, उड़ान भी वहीं से आया, तमस भी वहीं से आया, बुनियाद भी वहीं से आया, मतलब तो वो उन दिग्गजों के बीच में अपनी एक छोटी सी जगह पाना एक मतलब एक तरह से इतिहास ही रच रहे थे। बिल्कुल। तो शांति 94 में आया, उसके बाद हमने देखा 2000 में एक और, मतलब उफान पे था हाँ टेलीविजन, क्योंकि सास भी कभी बहू हाँ थी, कहानी घर घर, हाँ मतलब बालाजी ही बालाजी। हाँ 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 हाँ। तो 94 से लेके, जो मैं कहूँगा जी। कि 1900, मतलब 85 से लेके सन 2000 तक टेलीविज़न का एक वो 15 साल थे जो गोल्डन पीरियड था, मतलब ऐसा सुनहरा पीरियड जहाँ पर हमने ऐसे कमाल के काम देखे हैं, जहाँ पर हमने अनकही, भारत की खोज, चाणक्य, महाभारत, रामायण, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, ग्रेट मराठा, चंद्रकांता, बुनियाद, हम लोग, बीबी नातियों वाली, ये जो है ज़िंदगी, मनोरंजन, सर्कस, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स देखे जो कि लोगों सब क्या सब्जेक्ट्स, मतलब बिल्कुल। ऑल ओवर द कंट्री आप मतलब जैसे देख लें। स्टार बहुत ही छोटा चैनल था, जी टीवी ऑलरेडी, मतलब जी के स्टार बन चुके थे, मतलब तोल मोल के बॉल बहुत बड़ा हिट था, बहुत बड़ा कैंपस हिट बहुत था। बड़ा हिट था, सोनी आ चुका था, सीआईडी आहट शुरू हो चुके थे, जी और सोनी एक, स्टार छोटा सा चैनल था। हमारा एक शो आता था कोरा कागज़, आशा पारिक जी का, जो बहुत हाँ पॉपुलर हाँ, हुआ बहुत था, पॉपुलर हुआ था बहुत कोरा पॉपुलर, कागज। तो उसके लिए अवार्ड्स भी मिले। स्टार पे नीना गुप्ता का सांस आता था, पलचन आता था, सोनपरी आता था। लेकिन सन 2000 में, और बालाजी के भी शोज आ रहे थे पहले, हाँ, बालाजी ने डेली सोप किया, हम 5 किया, बालाजी का ही डीडी था। पे इतिहास किया उन्होंने, डेली जी सोप था, बिल्कुल। और घर एक मंदिर किया उन्होंने सोनी पे। लेकिन अचानक 9 बजे कौन बनेगा करोड़पति, हाँ और 10 बजे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसके 2 हफ्ते बाद कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, कहीं किसी रोज़, और जो पहले करण जौहर के साथ जुड़ा था, हाँ, वो वो जुड़ एक गए। बालाजी के साथ जुड़ा, और बालाजी टेलीफिल्म्स और स्टार दोनों की जो किस्मत चमकी, और वो हमने देखा है, क्योंकि हमारा ही शो कोरा कागज़ ऑफ एयर गया, उसके एग्जैक्टली उसी समय पे 9 बजे बच्चन साहब की आवाज़ सुनाई दी। पहले मेरी और रेणुका शाह ने और सरेल अंकोला और गुरशा कपूर की आवाज़ सुनाई देती थी 9 बजे, और फिर 9 बजे बच्चन साहब की आवाज़ आई, एंड आइए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और उसके इमीडिएटली बाद स्मृति
ईरानी की और अमर उपाध्याय की फ़ोटो, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बिल्कुल। और फिर उसके बाद साक्षी तन्वर और किरण करमरकी की फ़ोटो, और पूरा सडनली स्टार नंबर 1। मतलब स्टार अगर जब हम रिले रेस बोलते हैं, है ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे स्टार था, उसके बाद बाकी सारे चैनल पीछे थे, और फिर वो 2000 से लेके 2009 तक बादशाही थी। उसके बीच में बाकी के चैनल्स आए, उन्होंने भी कुछ शोज़ लाए, लेकिन जो कसौटी, क्योंकि, कहीं किसी रोज़, कोई तो अपना, और वही मॉडल फिर दूरदर्शन पे भी, मतलब बालाजी ने, चाहे वो उन्होंने कुसुम किया, चाहे उन्होंने कंगन किया, चाहे उन्होंने जी पे भी जो शोज़ किए, बालाजी ने जो भी शोज़ किए, उसके बाद जो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के फॉर्मेट पे थे, वो भी डेली सोप थे, लेकिन जो शूटिंग पैटर्न था, हमने शुरुआत शांति से की थी। वो 3 कैमरा सेटअप पे होता था, ऑनलाइन एडिट होता था, और हमारे पास 40-50 एपिसोड का बैंक होता था शांति के टाइम। शांति के टाइम पे। हाँ, 48 एपिसोड का बैंक होता था। 3-3 महीने शूटिंग भी नहीं होती थी, क्योंकि सेट एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाता था। हम बहुत आराम से शूट करते थे। सुबह 9 बजे पहुंचते थे, 9:30 बजे रोल करते थे, 1:30 बजे लाइट ऑफ हो जाती थी, 1:30 से 2:30 लंच ब्रेक, 2:30 बजे लाइट ऑन हो जाती थी, 6 बजे पैकअप। सैटरडे को हम आउटडोर करते थे, संडे छुट्टी। नौकरी थी बाकायदा। अच्छा। लेकिन सडनली क्योंकि बालाजी ने वही चीज़ सिंगल कैमरा पे की, टेक्नोलॉजी चेंज की, टेकिंग चेंज की, और हम शांति में औरत बाहर जा रही थी, इन्वेस्टिगेट कर रही थी, या तो क्राइम हो या कोई सामाजिक शोषण हो, और यहाँ पर तुलसी वीरानी और ये हम लड़ रहे थे कि जो किचन की पॉलिटिक्स है, जो भारत में इतनी इंपॉर्टेंट है, कि जो रसोई की पॉलिटिक्स, बिल्कुल। रसोई की राजनीति से बड़ी राजनीति कुछ कोई नहीं नहीं होता है ना। आप और मैं चाहे कितने भी तुर्रम खां क्यों ना हो, हाँ। है ना, लेकिन अगर बीवी की सास से लड़ाई हुई है, तो बैंगन के भरते में कितना ज़्यादा नमक होगा इसका आपको अंदाज़ा नहीं है ना। तो लोग कहते हैं कि बिल्कुल। मतलब कि भाई देश की समस्या तो ज़रूरी है, लेकिन पेट की समस्या मतलब उससे ज़्यादा ज़रूरी। तो पूरा ही चेंज हो गया था कॉन्सेप्ट, और हम गवाह हैं इसके, है बिल्कुल। ना। और शॉक वैल्यू आया था, ये हुआ क्या, है ना। एक ऐसी सुनामी आई थी कि समझ में नहीं आया, और फिर धीरे धीरे समझ में आया कि क्या खेल क्या है, एंड ऑफ कोर्स वो दौर भी देखा हमने। एकदम अचानक से ऐसा लगा कि महिलाओं को, जो गृहिणियाँ होती हैं, उनके सामने एक मनोरंजन की चीज़ें पहुंच गई, और वाकई में हर चीज़ छोड़ के वो टीवी के सामने बैठ गई हाँ टकटकी बांध हाँ, के। देखो 2-3 चीज़ें थी। क्या किया, मैं एकता कपूर को सल्यूट करता हूँ इसके लिए, एकता कपूर के टीम ऑफ राइटर्स, उनके क्रिएटिव्स को सल्यूट करता हूँ, कि कोई भी चीज़ अगर आपको बार बार, जैसे हम पहाड़े पढ़ते हैं ना, या टेबल्स, तो 1/1, 1/2, तो वो बार बार जो रिकैप आता था, आप कहानी नहीं छोड़ेंगे। 25-30 एपिसोड के बाद भी अगर एक कैरेक्टर आता है तो ओ अच्छा ये तो वो था, यस यस। जो रिकॉल वैल्यू उसने क्रिएट की ना, तो वो एक एक किरदार, एक एक कहानी, एक एक साड़ी, एक एक बिंदी, एक एक दागीने का जो हिस्सा था, और एक एक अदा, हाँ। ऐसा कूट कूट के आपके माइंड में डाला कि आप भूल नहीं सकते। ये वैसी वाली बात है कि जैसे आपने ड्राइविंग और साइकिलिंग सीखी, आपको आज भी लोगों को क्योंकि साथ भी की बहुत ही के 80% सीक्वेंस याद है, बिल्कुल। और उसने वही रेप्लिकेट किया सोनी पे भी। चाहे उसने चेंज किया, बड़े अच्छे लगते जब किया, तो वो मॉडर्न था थॉट, हाँ। लेकिन उसका वो थॉट प्रोसेस करेक्ट था। तो वो किचन पॉलिटिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रसोई में। और इसमें ये भी था कि जब रिकैप आने वाला है, तो आप अगर जैसे मुंबई शहर में, या अगर जहाँ फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो 9 बजे वो टाइटल सॉन्ग आपको सुनाई देता था, बिल्कुल। और ऑलमोस्ट हर फ्लैट से वही कहाँ आवाज़ है। हर फ्लैट से तो वही आवाज़ आ गृहिणी रही अगर है। खाना भी बना रही है, तो भी उसका फोकस दोनों तरफ है ना, क्योंकि टीवी की आवाज़ तो लाउड है, और उसको विजुअल देखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसके जो डायलॉग्स थे वो आपको समझ में आ रहा था कि तुलसी वीरानी या मिहिर वीरानी, ये लोग इसको किस तरह से परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि एक आदत हो गई थी। जैसे दोपहर की आदत शांति या स्वाभिमान ने बनाई थी, तो ये शाम की जो आदत है ना। उसके बाद केबीसी का सीज़न ख़त्म हुआ, लेकिन उस केबीसी की जगह फिर 2 बालाजी के और शो आ गए। बिल्कुल। तो 8 से लेके 11:30 बजे तक आप बेसिकली ज़्यादा के वाले शोज़ देख रहे थे या बालाजी के शोज़ देख रहे थे।
तो वो आदत बन चुकी थी कि 8 से लेके 11:30 बजे तक, कहीं किसी रोज़ 11 बजे आता था, जिसमें थ्रिलर एलिमेंट था, जिसमें सुधा चंद्रन थी और आई थिंक 2-3 लोग और नोन एक्टर्स थे, मौली गांगुली वगैरह ये लोग थे। तो वो थ्रिलर एलिमेंट था, वो थोड़ा मैच्योर ऑडियंस का था, वो मर्द भी देखते थे। तो 8 से 11:30, और क्या हुआ कि भाई जब औरत देख रही है, बच्चे देख रहे हैं, तो जो मर्द ऑफिस से आएगा वो भी क्या करेगा, है ना। और मिडिल इनकम ग्रुप में आपके पास 2-2 3-3 टीवियाँ तो टीवी हैं तो नहीं, होती नहीं है ना। तो आपको देखना है स्टार, है ना। बिल्कुल। तो सिर्फ ये है कि कमर्शियल ब्रेक में, जी क्या मैं न्यूज़ चैनल देख सकता हूँ, वो भी पत्नी से पूछ, हाँ देख लो जल्दी, लेकिन जो ब्रेक सिर्फ उतना ही है, 30 सेकंड्स का या 1 मिनट का। तो ये था। करीब करीब 100 एपिसोड्स, 100 सीरियल्स में आपने भी काम किया। 150 150 150 अलग अलग भाषाओं में अलग वो अलग भी। भाषा। शांति का आपने जिक्र किया कि आसान था, 3 कैमरे से शूटिंग होती थी, आराम से करते थे। लेकिन एक वो भी दौर आया कि खबरें आती थी कि फेंट हो गए, बेहोश हो गए, हाँ 18 घंटे, हाँ 20 घंटे हाँ काम करना हाँ पड़ता है। हाँ हाँ। वो दौर क्या था, अगर आप? वो मेरे साथ भी हुआ है, अच्छा। मेरे साथ भी हुआ। मुझे आदत रही थी क्योंकि हम लोग थोड़ा, शांति ने थोड़ा हमको फिजिकली और इमोशनली करप्ट कर दिया था। तो मैंने फिल्मों के लिए 2-3 साल का ब्रेक लिया था, क्योंकि जब वापस आया तब तक ये डेली सोप्स का ट्रेंड शुरू हो गया था, जहाँ पे टीआरपी की वॉर शुरू, मतलब एकदम कमाल लड़ाई थी। हर गुरुवार को आपको पता चलता था कि किस चैनल का फ्यूचर किधर जा रहा है, और टेलीकास्ट ड्रिवन था कि, और कॉम्बिनेशंस। और अगर गलती से, एक ज़माना जब हम वीकली करते तो हम 3-3 शोज एक साथ करते। एक ज़माना था 95, 96, 97, 98, 99, सन 2000 तक मेरे कम से कम 3 से 4 सीरियल एक साथ चलते, लेकिन तो वीकलीज थे। 2002 या 3 में मेरे पास एक जी का डेली सोप था और मेरे पास एक स्टार का डेली सोप था। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 27 घंटे भी शूट किया, और ये 27 घंटे करते करते 10 दिन हो गए थे, और 11वें दिन मैं भी सेट पे कोलैप्स हुआ। कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि जब, क्योंकि टीआरपी की जो लड़ाई थी कि एक आपको प्रूव करना है, जंग ही था। मतलब आपको फ्रेश भी होना है, आपको डायलॉग भी याद करना है, आपको लंबा सीन भी करना है, और नींद कितनी ज़रूरी है, और आराम कितना ज़रूरी है, और टाइम पे खुराक कितना ज़रूरी है, ये आपको तब रियलाइज़ हुआ जब आप डेली सोप करते हैं। लेकिन बहुत कमाल की कंडीशनिंग हुई। 7-8 साल आराम से काम करने के बाद जब मैं डेली सोप एटमॉस्फेयर में आया, उसमें लोगों ने अपनी सेहत बिगाड़ी, कुछ लोगों का इंतकाल भी हुआ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी हुई, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत जो इसको झेल लिया, उन्होंने पैसे भी बनाए, नाम भी कमाया। तो मैं उन दोनों रास्तों के बीच में से चला, है ना। बहुत ज़्यादा भी नहीं किया, बहुत, लेकिन मैंने देखा है, स्पेशली जो लीड एक्टर्स होते थे, मेल और फीमेल, मैंने ऐसे बाकायदा शॉट चलती है, बीच में दिखा है कि कैमरे के सामने अभी तो खड़ी थी, गायब हो गई, वो गिर गई नीचे, फेंट हो गई। तो कितनी बार तो डॉक्टर भी सेट पे होता था। जैसे हम जानते हैं कि स्मृति ईरानी की काफ़ी क्लोजअप लेने के लिए जब वो प्रेग्नेंट थी, तो उमरगांव या जहाँ भी उनके हस्बैंड जुबिनारे रहते थे, वहाँ पे हॉस्टल में जाके क्लोजअप भी लिए थे उनके। और 1-2 बार मेरे साथ भी हुआ है कि मैं कहीं और शूट कर रहा था, तो पीछे जो कंटिन्यूटी के पर्दे थे, और पीछे जो एक खिड़की थी, तो वो खिड़की उखाड़ के सेट से ले आए थे, उसके पीछे मेरे क्लोजअप निकाले थे। मैं शूट कर रहा था फिल्म सिटी में, तो उनका फ़ोन आया, आधे घंटे का टाइम चाहिए, आपके मेकअप रूम में ही लाइटिंग कर लेंगे। तो 3 लाइटें लगाई उन्होंने, एक पर्दा लगा लिया। मैं चैनल और प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूँगा, और मैंने कुछ 6-7 सीन्स के क्लोजअप दिए थे, क्योंकि मास्टर उन्होंने मेरे डुप्लीकेट के साथ यूज़ कर दिया। अच्छा। उस ज़माने में बाल थे तो डुप्लीकेट मिलना भी आसान था। आजकल एक ये फ़ायदा है कि इस लुक में और इस बाल में डुप्लीकेट मिलना भी, कोई ड्यूब्स के साथ पहले डेली, लेकिन आजकल तो वैसे होता भी नहीं है। तो 2001 से लेके 2012-13 तक ये ड्यूब्स के साथ बहुत काम चलता था, क्योंकि 2-2 3-3 यूनिट काम करते थे। और जब बहुत मास्टर शॉट लगता था, जब आपको पूरा परिवार दिखता है, 20 कैरेक्टर 25 कैरेक्टर, साथ में जूनियर आर्टिस्ट, साथ में ढोल पीटने वाले, कुछ फेस्टिवल का सीन शूट हो रहा है, तो उसमें से आधे से ज़्यादा कलाकार डुप्लीकेट होते हैं। ये तो जब आप क्लोज में जाते हैं तब आपको पता चलता है। फिल्मों में डुप्लीकेट एक्शन के लिए यूज़ होता है, लेकिन टीवी में उस ज़माने में सीन को भरने के लिए यूज़ होता था, क्योंकि लॉन्ग शॉट है। और जितने लीड एक्टर्स हैं उनके 2-2 सेट ड्रेस के बनते थे, क्योंकि एक तो ड्यूब ही पहनेगा। कितनी बार ऐसा होता था कि लीड एक्टर 10 दिन शूट कर रहा है अपने रोल के लिए, और डुप्लीकेट 30 दिन शूट कर रहा है। ये सब भी हुआ है। अच्छा। लेकिन मैंने ये सब देखे, लोगों की विकटें गिरते हुए, फेंट होते हुए, बीमार होते हुए,
फूड पॉइजनिंग हो गई, एग्जॉशन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गई, है ना। तो ये पहले से प्लानिंग नहीं होती थी कि चलो, प्ला- जैसे अभी आपने शांति का जिक्र किया कि हम 40-40 एपिसोड बैंक में रखते थे तो दिक्कत नहीं था। कंपटीशन नहीं थी ना, अच्छा, तो कंपटीशन। कंपटीशन नहीं था। स्टार वर्सेस जी वर्सेस सोनी वर्सेस, बीच में एनडीटीवी आ गया था, इमेजिन, इमेजिन। फिर बीच में रियल चैनल आ गया था। हाँ। ओके, सो वो मतलब कट थ्रोट। फिर कलर्स आया, कलर्स ने आके एक नया ही फ्लेवर लाया जब वो बालिका वधू और उत्तरन और भागो वाली। तो कंपटीशन जो रेटिंग का मतलब, हर आजकल तो कंपटीशन डेली है। पहले तो रेटिंग आती थी थर्सडे को जो रेटिंग आती थी, थर्सडे पे चैनल के बड़े बड़े लोगों की नौकरियां, राइटरों की नौकरियां, डायरेक्टर की नौकरियां, मतलब लोगों का इट वाज, जैसे हम फिल्मों में फ्राइडे का इंतजार करते हैं कि फ्राइडे को पता चलेगा क्या होगा फ्यूचर। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे तक आपको पता चल जाता है कि चलो इस फिल्म का फ्यूचर है कि नहीं। लेकिन टीवी में ये होता था कि आप ऑलमोस्ट थर्सडे को जो होता था तो अगले हफ्ते या महीने की कहानी घूम जाती थी। तो इस कंपटीशन के चक्कर में स्क्रिप्टें लास्ट मिनट लिखी जाती थी। ओके। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में जिस शो की रेटिंग सबसे हाई है हाँ। उसके राइटरों को पहले मीटिंग होगी, जिसकी थोड़ी कम है उसके बाद तीसरी, जो सबसे लोएस्ट रेटिंग है वो रात को 9 बजे इंतजार करते थे, उनकी बारी सुबह 5 बजे आती थी मीटिंग के लिए। और टेलीकास्ट थे अगले दिन का। ओ तेरी। हमने ऐसे शूट किया है और उसके बीच में हमने बड़े शो, जैसे झांसी की रानी हम जो कर रहे थे, एनडी स्टूडियोज करजत में था, हाँ। और इसमें एक्शन भी था, ये भी था, वो था। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने एक एक्शन सीक्वेंस था जो रात को टेलीकास्ट होना है, और एनडी स्टूडियो से मुंबई आने में 2.5 घंटे, प्लस एडिट प्लस म्यूजिक प्लस ये डालना है प्लस टेलीकास्ट होना है, और दोपहर के 2 बजे एक तोप का सीक्वेंस था, तोप फट गई। अच्छा। अब रात को 8 बजे का टेलीकास्ट है, अब तोप को रिपेयर कराओ, नई तोप नहीं आएगी क्योंकि तोप ये डमी तोप नहीं। 4 बजे ये हुआ, और मुझे उस दिन याद है, उस दिन जो प्रोडक्शन वाले ने बताया था 8 बजे का टेलीकास्ट था, टेप चैनल में पहुंचा था, ये डिस्क, अभी तो डिस्क है, अभी तो सब इंटरनेट ट्रांसफ़र हो जाता है। टेप चैनल में 8 बजे उसके 5 मिनट का प्रोमो उन्होंने चला दिया, 7:45 टीज़र पहुंच गया था सेगमेंट वाइज। उसके बाद सेगमेंट वाइज टेलीकास्ट हुआ, एडिट हो रहा था और सेगमेंट वाइज टेलीकास्ट हो रहा। आप लोगों को पता होगा कि सेगमेंट वाइज किस तरह। बिल्कुल। हाँ, और ये मैंने एक बार नहीं, मैंने कम से कम 100 बार देखा है। बड़ा चैलेंजिंग होता होगा ये। बहुत चैलेंजिंग, और ये दौर चला है करीबन, हाँ यार, मतलब अगर मैं बोलूँ 20 साल। ये लॉकडाउन के बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं। अब लगता है कि टीवी का वो दौर खत्म हो रहा है डिजिटल आने से। जो पिछले 3 साल से शोज चल रहे हैं, हाँ। अगर आप पिछले 1-1.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, पिछले 1.5 साल में जो नए शोज आए हैं उसमें सिर्फ 2 चले। जो पुराने चल रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा, कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य, या फिर छोटी सरदारनी, या फिर जनक, या फिर उड़ने की आश, मैं तो ये सब याद है क्योंकि मतलब इतना टीवी कर चुका हूँ। अब अगर डिजिटल के साथ ये लोग compete नहीं करेंगे और कहानी और टेकिंग उस तरह की नहीं लाएंगे, पिछले 8 महीने में 2-2 महीने में शोज ऑफ एयर जा रहे हैं, और सिर्फ छोटे प्रोड्यूसर्स के नहीं। रश्मि शर्मा टेलीफिल्म जिन्होंने साथिया जैसा शो दिया है ना, जिन्होंने ससुराल सिमर का दिया है, एकता के शोज, शशि सुमित के शोज, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने मेरे साईं पहला सीज़न 8 साल चला, सेकंड सीज़न 6 महीने नहीं चला। डिजिटल का बहुत बड़ा कंपटीशन है। जो आजकल नया फॉर्मेट आया है, के ड्रामास, चाइनीज़ ड्रामास, वर्टिकल फॉर्मेट, शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट, लोगों को मोबाइल पे अपना कंटेंट देखना है। टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में लोग चाहते हैं कि 1.5-2 मिनट में रील्स की तरह कंटेंट जल्दी देखें। 25 मिनट 26 मिनट का पेशेंस नहीं है। ये वो वाला दौर है कि लोग टेस्ट मैच से T20 की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने ये भी नोटिस किया कि पिछले 1.5-2 साल में विश्व भर में करीबन 100 T20 लीग्स हैं। लेकिन आज हम एक्साइटेड, जैसे हम बात कर रहे हैं, आज इंडिया इंग्लैंड का मैच शुरू होने वाला है, तो टेस्ट मैच होता है, बिल्कुल, है ना। तो मैं कहूँगा कि फीचर फिल्म टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल है अपना टीवी, और T20 है ये बाकी का जो भी है, डिजिटल जो भी है।
नहीं, डिजिटल तो रहेगा, डिजिटल रहेगा। टीवी मैं कहूँगा कि फिल्म और डिजिटल को भी हम ना एक तरह से जोड़ना चाहिए, क्योंकि वही कलाकार काम कर रहे हैं और डिजिटल की रेटिंग का पैटर्न भी अलग है। चाहे वो शाहिद कपूर हो, चाहे अभिषेक बच्चन हो, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो। और अब सब लोग चाह रहे हैं कि डिजिटल, क्योंकि डिजिटल पे अगर आप नेटफ्लिक्स पे काम कर रहे हैं तो जहाँ इंडियन फिल्म की रीच नहीं होती है, वो डब्ड और सबटाइटल में वहाँ पहुँच जाती है। किसको मालूम था कि नेटफ्लिक्स पे हम नार्कोस देख के, नार्कोस इतना बड़ा हिट होगा, बिल्कुल। या सीक्रेट गेम्स का पहला सीजन उसकी इतनी बड़ी रीच होगी, है ना। या फिर जो अभी जो इनसाइड एज, हाँ, इनसाइड एज, क्रिमिनल जस्टिस, स्पेशल ऑप्स, फैमिली मैन, पंचायत, और यूट्यूब में जो टीवीएफ ने जो रीच पहुंचाई है आज के डेट में। बट ये सब देख के टीवी वालों को ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप गुल्लक देखो, अगर आप टीवीएफ का कंटेंट देखो, काफ़ी कुछ फैमिली कंटेंट है। अगर हम टीवी को अब मैं मानता हूँ कि आपको ज़्यादा सेक्स, ज़्यादा वायलेंस ये सब ना दिखाएं, लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में वापस जाएं, आप शांति या स्वाभिमान या फिर उन सारे शोज़ की कॉन्टेक्स्ट देखें, इंडियन वैल्यूज़ को रखे हुए भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अच्छा टीवी शो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। बालिका वधू बना ही था, है ना, बना सकते हैं, लेकिन पेशेंस खत्म हो गया लोगों का। आप देख रहे हैं जैसे टीआरपी हर रोज़ कैलकुलेट हो रही है। ये अजीब सा दौर है। तो इकबाल भाई, पिछले 6 महीने से जो मैं देख रहा हूँ, मेरे भी 2 शोज़ एक महीने में ऑफ हो गए, और बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ी अच्छे शूट किया वो। तो ये और जो लगा था कि जो वेब सीरीज़ कमाल चलेगी वो भी नहीं चल रही। पिक्चरों को अभी भी लगता है कि ये कमाल चलेगी, लेकिन शायद ना चले। ये जो दौर है ना 2026 मिडिल तक, ये अजीब सा दौर है, नॉट ओनली फॉर फिक्शन, नॉन फिक्शन, स्पोर्ट्स, हर चीज़ के लिए। आज की डेट में अगर कोई रूल कर रहा है तो सिर्फ यूट्यूब। इसलिए आमिर खान ने सितारे ज़मीन पर उसका एक बहुत ही मतलब क्लेवर है, एक रिस्क भी है। हाँ, उसने रिस्क लिया है। और हम जैसे कलाकारों के लिए फ़ायदा ये हमारे लिए ये हो जाता है कि हम किसी छवि से बंधे नहीं हैं। ये टीवी एक्टर, ये तो फिल्म में भी कर रहा है, वेब भी कर रहा है, वर्टिकल फॉर्मेट भी कर रहा है, लेकिन जो लोग सिर्फ टेलीविज़न की वजह से जाने जाएं, ऑल्दो मेरी शुरुआत शांति से हुई, लेकिन चूंकि इतना सिनेमा, इतना थिएटर, इतना वेब भी कर चुके हैं, तो हम लोग बचे हुए हैं। नहीं तो मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे हम बात कर रहे हैं एट दिस मोमेंट। बिल्कुल। वो जो दौर था टीवी का, रातों रात स्टार बन जाना, जैसे मिहिर हुए, हाँ, आपका किरदार हुआ, या शांति का किरदार हुआ। हाँ, मतलब मैं और मंदिरा, विजय और शांति, मंदिरा, हाँ, विजय और शांति, या फिर इस तरह के जो भी सास भी कभी बहुत ही, किस तरह से लोग इनको देखते थे। अरे बहुत अजीब सा टाइम था। लेकिन क्या था कि हमारे टाइम पे तो मतलब मुझे याद है एक बार मंदिरा और मैं फिल्म सिटी के गेट के बाहर, मतलब कुछ रुके थे, तब दोनों ने गाड़ी बुक कर ली थी अपनी। 6 महीने हुए थे शांति को, या 7, 8-9 महीने हुए, 9 महीने हुए थे। तो एक फैमिली आई फिल्म सिटी में, मतलब देखने के लिए। तो अरे, तो उस टाइम मोबाइल कैमरा तो होते नहीं थे, तो उन्होंने अपना कैमरा वैमरा निकाला और फोटो वोटो लिया हम दोनों ने। बोले आपका बहुत अच्छा लगता है सीरियल हमको, स्वाभिमान। मैंने कहा जी हम तो शांति में आते हैं। अरे क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो दोपहर को आते हैं, है ना। ऐसे भी हो रहा तो पहचान रहे थे आपको, लेकिन भूल गए कौन सा शो है। हाँ। लेकिन ये था कि उस ज़माने में हर मर्द शांति से शादी करना चाहता था। हाँ। और हर औरत या हर सास या हर दादी ये चाहते थे कि घर में जवाई हो या बेटा हो तो विजय जैसा हो। हाँ। जो मीर में और जो तुलसी में था, जो तुलसी में था, बिल्कुल। तो एकता ने वही फॉर्मूला, अजीब सा लगा। मतलब वो विजय की छवि आज तक नहीं गई है। हाँ। अभी भूमि पेडनेकर के साथ शूट कर रहा था, हमने दुर्गामती नाम की फिल्म की, तो लंच के हम कहते कि सर माय मदर हैड अ बिग क्रश ऑन यू, यू वर इन शांति। भूमि की मम्मी ने बोला। हाँ। मैंने कहा हाँ, उस ज़माने में जवान थे, तो आज आप लोगों की मम्मियों को ही क्रश होगा, है ना। तो एक तो उम्र का एहसास हुआ, बट ये भी लगा कि यार उस ज़माने में भी मतलब हमने भी वो दिन देखे हैं। बिल्कुल। और देखो हर उम्र में आपकी फ़ैन फॉलोइंग चेंज होती है, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि मतलब मंदिरा की दादी खुद कहती थी पंजाबी में कि मुंडा हो तो विजय जैसा, है ना।
ये नहीं कि अमित मतलब मेरी बात नहीं करती, बट विजय जो किरदार जिस तरह से लिखा गया था, और मैंने अजीब से दिन देखे कि मतलब कोडाईकनाल में मैं एक एड की शूट करने गया था और वहाँ पे 2 कॉन्वेंट स्कूल्स की के बच्चियाँ मतलब मेरे कपड़े फट गए थे, तो मतलब दे वांटेड अ पार्ट ऑफ मी। तो मैंने कहा मेरी तो बहुत जब मैं हमने भी वो देखा है, हमने ऑफकोर्स ब्रैड पिट या शाहरुख खान या वो वाला नहीं देखा, लेकिन हमने वो दौर देखा है। और जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल फोन्स नहीं थे, वो उस दौर में तो याद आते, मतलब जब राजेश खन्ना के लिए लोग खून से चिट्ठियां लिखा करते थे या लोग सैकड़ों, तो वो एक उसका मतलब वो अलग क्रेज था। हाँ। और कभी कभार ना अपने आप को ना से एक पिंच करना पड़ता था, ये हो रहा है ना जी और कभी ये छिन ना जाए। जी। तो ये थे दिन। एक दौर आया था लीप का, 20-20 साल आगे बढ़ जाते थे सीरियल। उनके पीछे कुछ एक्टर को हटाने की मंशा होती थी कभी, और कभी कभार ये होता था कि ट्रैक काम नहीं कर रहा है हाँ और नए फ्रेश फेसेस लाने। और वो लीप वाला ट्रैक तो एकता ने ही स्टार्ट किया था, जी। है ना। और लीप के बाद भी कितने बता रहे, बेटी माँ और बेटी एक ही कैरेक्टर कर रहे हैं, एक ही एक्टर कर रहे हैं। तो लीप का दौर चला, लीप का दौर पे रेटिंग की फर्क पड़ती थी, एक्टर को चेंज करना है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, ट्रैक नहीं चल रहा। तो लीप के अलग अलग कारण। एक्टर कहता है यार मैं 10 साल कर चुका हूँ, अभी 9 साल 8 साल कर चुका हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं अभी थक गया हूँ, अब मैं माँ नहीं बन सकती, मैं दादी माँ नहीं बन सकती, तो मुझे शो छोड़ना है, तो लीप करना पड़ता। और कई उसका बार नुकसान भी होता था ना बहुत भाई, ज़्यादा, जैसे ज़्यादातर नुकसान ही हुआ। अमर उपाध्याय, मिहिर वीरानी गायब हो गया वो। बट वो क्या हुआ कि नुकसान अमर का ज़्यादा हुआ। हाँ, अमर का ही। करेक्ट है, लेकिन अब देखो वापस जब अब आ रहा है, अब वापस आ रहा है सेम शो, हाँ वापस स्मृति आ रही हैं, वापस सुमित सचदेव आ रहे हैं, वापस कोमल मतलब और मिहिर वीरानी अब अमर ही कर रहा है। अच्छा। अब आजकल न्यूज़ में दे हाँ आर हाँ कमिंग हाँ बैक विद, तो भाई आई थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इट्स मतलब ऑफ हिट एंड मिस, क्या क्लिक कर गया क्या नहीं क्लिक कर गया। और कला, और हम हमेशा हर डिसीजन नाप तोल के सोच समझ के, कितनी बार हमारे डिसीजन गलत होते फिर हैं, हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। पेमेंट सिस्टम, कई बार हमने कंप्लेंट्स सुनी है, और आप तो खैर एसोसिएशन में भी रहे हैं। क्या होता था वो? शांति में तो हमको हर महीने में चेक मिल जाता था। इनफैक्ट वो स्क्रिप्ट देने आता था अगले दिन की, कि भाई अगले दिन ये सीन शूट करना, हम याद करके जाते थे, डायलॉग 3 कैमरा पे था, तो साथ में चेक आ जाता था। अपने जब CID हार्ट करते थे शुरुआत में, और कभी मोबाइल थे नहीं, आपने फ़ोन नहीं उठाया, तो अगर कहीं आपको प्रोडक्शन वाला मिल गया बूले भटके, अरे कहाँ है सर यार, प्लीज़ चेक ले लो यार अपना, नहीं तो यार वो प्रोड्यूसर हमको हम जान, ऐसे भी दिन थे। शाम को कभी कभार कैश पेमेंट होता था, पर डे कन्वेंस मिलता था। ये जो 90 दिन का शुरू हुआ, 90 का 120 दिन, 140 दिन, 150, 60 दिन, और सिंटा में 9 साल रहा, डिस्प्यूट कमेटी का भी हेड रहा। बहुत गलत भी है, लेकिन उसका एक लॉजिक भी है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर 90 दिन बाद एडवर्टाइज़र को देता है, एडवर्टाइज़र चैनल को देता है, फिर चैनल देता है प्रोड्यूसर को, और फिर ये, लेकिन उसमें जो आप 1.5 2 महीने का जो ब्याज बचाते हैं, वो 2 महीने के छोटे ब्याज, जब प्रोड्यूसर्स की सोच छोटी हो गई, और फिर ऐसे प्रोड्यूसर्स अभी फाइनली कोई मतलब नहीं बनता है ना, कि आप किसी गरीब का 1.5 महीने का ब्याज लेके आप क्या करोगे, अब ताजमहल तो बनाओगे नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो एक बहुत बुरा दौर था, और उसमें क्या हुआ है कि वो आज की डेट में भी वो चल रहा है, लेकिन अब कोई बॉदर ही नहीं कर रहा, क्योंकि काम ही नहीं है। फिर लोग बीच में सोचते थे कि यार एटलीस्ट पेमेंट तो आ रहा है ना। तो एक अजीब सी दुविधा थी, या तो आप पेमेंट के लिए लड़ लो या फिर काम कर लो। और मैंने सिक्के के दोनों पहलू देखे, एज पार्ट ऑफ द एसोसिएशन, एज पार्ट ऑफ द फेडरेशन, एज एन एक्टर ऑल्सो। तो आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि मैं इतने टर्म्स का पेमेंट है, इतना इतना ही है, और एक आर्ट है, एक कला है अपना पेमेंट कैसे निकालना। एक्टिंग एक कला, दूसरी कला ये है सब्र और पेशेंस, 2 काम के बीच में एक काम मिला उसके बाद। तीसरी कला ये है कि पेमेंट कैसा निकालना। चौथी कला ये है कि पेमेंट निकालना, अपना उल्लू भी सीधा करना, है ना, लेकिन सामने वाले को ये नहीं लगना कि उसके पैसे निकल चुके।
लेकिन ये आर्ट सब में नहीं होता है ना। तो सब में नहीं मैं होता, हाँ, तो बिल्कुल। मैंने, अगर आप मुझे कहेंगे कि कैसा है पिछले 31 साल का एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, या तो मैं ग्रो हुआ हूँ या मैं गिरा हूँ, लेकिन इन सारी कलाओं में काफ़ी माहिर हो गया हूँ। तो अच्छा। आज अगर कोई मुझसे कह रहा है कुछ वर्कशॉप लेना चाहेंगे, तो मैंने कहा बिजनेस ऑफ एक्टिंग में मैं आपको एक हाँ। वर्कशॉप दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो मैंने सीखा है, और जहाँ तक विदाउट स्पॉइलिंग रिलेशन में सक्सेसफुल रहा हूँ, तो बिजनेस ऑफ एक्टिंग है ये, कि आप अपने आप को शेल्फ पर कैसे रखते हैं, कि आपकी एमआरपी आप डिस्काउंट भी दे रहे हैं, हाँ। और आपकी एक्सपायरी डेट भी नज़दीक है, जिसको हम कहते हैं ना 90 दिन बाद की हाँ, एक 90। पेमेंट। लेकिन एक्सपायरी डेट के पास भी आपने पैसे निकाल लिए, आपने प्रोडक्ट बेच लिया अगले प्रोजेक्ट के लिए, क्या ना, कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। बट अगर मैं इसको सीरियस नोट पे लूँ, काफ़ी कुछ बुरे इंसिडेंट्स भी हैं जिसके बहुत, बारे हाँ, में मैं दोहराना नहीं चाहता, और ये हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं, बिल्कुल। और काफ़ी जगह पे ये भी हुआ है कि कोविड के दौरान बहुत से प्रोड्यूसर्स ने कलाकार समाज की सेवा भी की है, एडवांस भी दिया है। तो मेरे दोनों तरह के एक्सपीरियंस रहे हैं। आई मीन, एक तरफ है, जैसे हम ऑन रिकॉर्ड बोलूँगा, जैसे राजन शाही हैं डायरेक्टर्स कट वाले, सामने से फ़ोन करते हैं, यार तेरा 20-25 दिन ट्रैक नहीं है, तेरे को कुछ एडवांस चाहिए तो ले ले। अच्छा। वो इस तरह के प्रोड्यूसर हैं। आशा पारिक हैं, नियो फिल्म्स। हाँ, राजन तो अपने सारे एक्टरों के साथ और सारे यूनिट के साथ, इसलिए तो यूनिट उनका टिका हुआ है बिल्कुल। कि भाई अभी 1-1.5 महीना काम कम है, कुछ एडवांस ये ले लें, बाद में काट लेंगे, हाँ। ताकि तू फ्रस्ट्रेट ना हो, इससे पहले कि आप छोटे बने। हम्म। वो अपना बड़ा, तो वो मुझे इसलिए राजन मुझे लगता है कि एक एग्जाम्पल है, और इसलिए ऊपर वाला उसको दे रहा है, उसका जो जिस चीज़ को भी हाथ लगाता है वो सोना है। अनुपमा की रेटिंग डाउन होती है, फिर ऊपर होती है, और सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो अलॉन्ग विद तारक मेहता, मतलब उसका ही शो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतना लंबा शो, हिट चलना। जिस तरह से राजन शाही का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसी और कहानी अगर किसी एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, या अपने कोई शूटिंग के दिनों को कुछ? अरे किस्से तो इतने मज़ेदार हैं, मतलब बहुत सारे अजीब से किस्से हैं कि मतलब मैंने 4 अलग अलग शोज में चाणक्य किए, अच्छा। है ना, और आवाते राक्षस भी किए, हाँ। है ना। अब बीच में कोई मुझे मिला कि डॉक्टर चंद्रप्रकाश के चाणक्य में आप क्या थे। अच्छा। मैंने कहा मैं उस शो में नहीं था, क्योंकि आप गंजे हैं। हाँ। नहीं सर, मैंने आपको देखा है इस शो में। हाँ। मैं कहा अच्छा जी। मैंने डॉक्टर चंद्रप्रकाश का उपनिषद गंगा किया था। हाँ। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उसमें आप चाणक्य नहीं थे। तो मैंने कहा मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें चाणक्य नहीं था। अच्छा। बोले सर आपकी छवि ऐसी कि आप चाणक्य ही लगते हैं। और जिस सेट पे उसने बोला उसमें मैं अमात्य राक्षस कर रहा था, जो कि चाणक्य का दुश्मन था। हाँ। मैं किससे तो मतलब कमाल, मतलब कैसे, मतलब मुझे भी उस दिन कहा कि अरे सर आपकी आवाज़ और आपकी जो पर्सनालिटी, आपको अमरीश पुरी के सारे रोल मिलने चाहिए। मैंने कहा 32 साल हो गए यही बात सुन रहा हूँ, और बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर, आपको क्यों नहीं मिला। मैंने कहा क्योंकि आपने दिया नहीं, हाँ। है ना। बहुत बड़ा नामी प्रोड्यूसर, वो भी अभी वेव्स जो हुआ है, जब मोदी जी आए थे, हाँ। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने वाले थे, तो उसको कहते हैं ना उसके 5 मिनट पहले मैंने कहा देखिए ये 6-7 लोग गवाह हैं, आपने कहा इन लोगों के सामने कि मैं अमरीश पुरी, मरूम अमरीश पुरी की छवि हूँ, तो आप इनके सामने वादा कर रहे हैं ना कि आप काम दे रहे हैं। पकड़ा गया वो, है ना, है ना। हाँ। आजकल मैं सिर्फ उसको एक मैसेज भेजता हूँ हफ्ते में, हाँ। वादा तेरा वादा। अच्छा। हाँ, है ना। उसके बाद एक भेजता हूँ, बंदा में सीधा सादा। ये मतलब छोड़ते नहीं है मौका। हाँ, ये पहली बार हुआ है मेरे साथ, अच्छा। क्योंकि तूने 10 लोगों के सामने कहा। हम्म। अब वो 10, ये अलग बात है, वो 10 में से 2 ने मुझे अभी हाल ही में कास्ट किया है, मतलब, लेकिन वो बंदे को मैं छोड़ूंगा, क्योंकि 10 लोगों के सामने मैंने कहा तुमने वो मौके का फ़ायदा उठाया ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा कितना अजीज़ हूँ, तो मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, है ना। मैं पूरे गाने के सारे अंतरे, मतलब अंत तक मैं पूरा सुनाऊंगा जब तक काम नहीं देता हूँ। फिल्म की बात की तो फिल्मों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल टीवी से जुड़ा हुआ। कौन से ऐसे किरदार हैं, चाहे वो आपके हों या किसी और के, जो आपके फेवरेट हैं टीवी के, या जिन्होंने अच्छा काम किया है? देखिए, मैंने अपनी बात करूंगा तो मैंने जी मराठी पे शो किया था स्वराज्य रक्षक संभाजी, जिसमें मैंने औरंगजेब किया था, और ऐसा औरंगजेब जो 29 साल से लेकर 90 साल तक, जो शायद किसी भी एक्टर ने इंडिया में परफॉर्म नहीं किया। आज भी आप देखेंगे, और उसके लिए अवार्ड्स भी मिले, गालियाँ भी बहुत मिली। तो मेरा चाहिए कलाकार, मतलब, और मुझे लगता है कि ऐसा कमाल का किरदार।
बहुत से अच्छे अच्छे एक्टरों ने किया औरंगजेब, लेकिन जो मुझे लगता है कि मैंने उसको जस्टिस दिया था। दिलीप जोशी जिस तरह से कन्विक्शन से जेठालाल करते हैं, उसके लिए वाकई आपको कन्विक्शन चाहिए। जिस तरह से सुरेखा सिकरी जी ने दादी जी का किरदार किया था बालिका वधू में, या मेघना मलिक ने नाना इस देश लाडो में, या वीरेंद्र सक्सेना ने जो एक सरदार, पागल सरदार का रोल तमस में किया था, या फिर हम बात करें जो वो छोटा बच्चा था मालगुडी डेज में, स्वामी। ये सारे किरदार आपके पास, आप ये रह जाते हैं बिल्कुल। मतलब। और टीवी पे कुछ कमाल के ऐसे मतलब जिस तरह से अखिलेंद्र मिश्रा ने यक्कू किया था अपना चंद्रकांता में, या फिर नीतीश ने जिस तरह से कृष्ण किया था, एक मतलब कृष्ण की एक दैवत्व में आपके अंदर नजर है। जिस तरह से मुझे लगा कि संजय खान ने भी छोड़ो टिप्पू सुल्तान में टिप्पू सुल्तान को एक अच्छी तरह से एक जस्टिफाई किया। नसीर साहब ने जिस तरह से गालिब किया था गुलजार साहब के साथ, वो तो एक अलग ही लेवल का मतलब था, वो बिल्कुल। हम लगा था कि मिर्जा गालिब वाकई मतलब माहौल ही अलग था। या प्रिया तेंदुलकर ने जैसे रजनी किया था, या कविता चौधरी ने जिस तरह से उड़ान किया था, और या फिर जिस तरह की एक एक बॉन्डिंग बनी थी नुक्कड़ के एक्टरों के बीच में या सर्कस के एक्टरों के बीच में। और तो आपको भी याद रहता है वो आलोकनाथ, नीना गुप्ता, पवन मल्होत्रा, कमलजीत सिंह, सोनी राजदान, ये सारे जो दिग्गज आज फिल्में हमको दिखते हैं, टीवी की एक तरह से देन है। बिल्कुल। या मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिस तरह से रघुवीर यादव ने वो किरदार किया, बिल्कुल। या नीना गुप्ता ने जो दिल लगी में, या सांस में, या सुष्मिता मुखर्जी ने सुधांशु कब तक पुकारूं, ये सब शोज आपको याद रहते हैं, और ये परफॉर्मेंसेस आपको याद रहते हैं। बिल्कुल। औरंगजेब का आपने जिक्र किया, आपने उनके किरदार को 29 साल से 80 साल तक, 90 साल तक निभाया। उनकी पर्सनालिटी को जिस तरह से बताया, इतिहास में जिस तरह से बताया गया है, जिस तरह से अब विवाद चलता है उनके पर्सनालिटी को लेके, आप किस तरह से देखते हैं उसे? मैं देखता हूँ एक आदमी था जिसके पास 100% कन्विक्शन था, और कन्विक्शन विलेन के पास ज़्यादा होता है, हीरो के पास कम होता है ना। इसलिए आपको जोकर याद रहता है बैटमैन में, आपको गब्बर सिंह याद रहता है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं इतिहास का स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। मेरे लिए औरंगजेब महज एक इतिहास का एक कैरेक्टर, और नमाजी टोपी खुद बुनता था, लेकिन अपने कन्विक्शन को लेके दुनिया का सबसे पहला तालिबान या जिहादी या उसके अंदर वो कन्विक्शन था। मैं धर्म की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत आए, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी आ गए, तैमूर लंग भी आ गए, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक भी आ गए, वहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट भी आ गए, बहुत सारे लोग आए। ये आदमी लेकिन अजीब था, मतलब किस लेवल का कन्विक्शन, भाई को मारना, बेटी को अरेस्ट करवा देना, बाप को जेल करवा देना, और फिर भी संभाजी से इतना डरता था कि उसके 17-18 टुकड़े करा के अलग अलग डाल दिए कि साला वहीं से जिंदा ना हो जाए, है ना। मुझे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसलिए लगता है एज एन एक्टर प्ले करने के लिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि उस टाइम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी हमें पता नहीं है। किसी जर्मन राइटर ने लिखा है, किसी मराठी राइटर ने, किसी इसने राइटर ने, हम जिंदा नहीं थे उस समय, हमें सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट से पता चलता है। उसका कन्विक्शन मुझे कमाल का लगता है क्योंकि मैंने उसको प्ले किया। बट डेफिनेटली आज की डेट में अगर औरंगजेब जैसा कैरेक्टर जिंदा होता, तो जो ऑलरेडी दुनिया में इतना कुछ कांड हो रहा है, जितना कुछ वायलेंस हो रहा है, वो 10 गुना होता। वी आर हैप्पी एंड वी आर ग्लैड, और हम लोग बहुत, हमको मतलब ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए कि उस तरह का कैरेक्टर आज जिंदा नहीं है। मतलब ओसामा बिन लादेन कुछ भी नहीं, मतलब ये जो लोग हार्डलाइनर हैं किसी भी रिलीजन को लेके, जो हार्डलाइनर है वो कोई भी रिलीजन को लेके, औरंगजेब जैसा हार्डलाइनर मैंने आज तक नहीं पढ़ा। तो ऐसा हार्डलाइनर अगर होता तो आज ऑलरेडी स्थिति खराब है, हम माहौल देखिए ना किस तरह से खराब है, ये आज ही नहीं,
मतलब ईरान में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, दुनिया भर में ऐसी कोई भी नहीं बोलेगा वी आर अ वेरी इट्स वेरी पीसफुल कंट्री। लेकिन अगर औरंगजेब होता तो सिचुएशन थोड़ी और डेंजरस होती। शासक, आपने अभी उसके कन्विक्शन की बात उसकी की। एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज तो थी डेफिनेटली थी, इसलिए तो फैलाया उसने इतना। लेकिन वो भी उसका उसकी लाइफ की यही दिक्कत की को धक्कन कैप्चर ही नहीं कर पाया, क्योंकि उससे बेहतर शासक शिवाजी महाराज थे, संभाजी महाराज। वो तो फौज छोटी पड़ गई, रिसोर्सेज छोटे पड़ गए। आज विश्व भर में हम छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज को इसलिए पूछते हैं कि टैक्टिक्स शासक था, शासक तो और भी रहे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर शिवाजी महाराज कुछ थोड़े दिन और जिंदा रहते तो उनसे बेहतर शासक कोई नहीं था। संभाजी महाराज इमोशनल, बहुत ही दिल से सोचने वाले, लेकिन दिल और दिमाग का करेक्ट कॉम्बिनेशन तो शिवाजी महाराज। रंजीत सिंह अपनी कुछ बुरी आदतों की वजह से प्रॉब्लम हो गया था उनको, महाराज तो वो भी बहुत अच्छे शासक थे, हम लोग काबुल से आगे ले गए थे। लेकिन एक करेक्ट शासक जिसको मैं कहूँगा, करेक्ट शासक, 100% करेक्ट शासक मेरे हिसाब से एक छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये दो करेक्ट है जिसको होना चाहिए। टीपू सुल्तान को भी लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा होता है, विवाद होता है, आपने इतिहास पढ़ा है तो क्या है, बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम है या ये है, टीपू की गलतियां थी, टीपू अंग्रेज़ों के खिलाफ तो डेफिनेटली खड़े थे, हम मानना पड़ेगा, लेकिन ज्यादतियां की थी। ज्यादतियां ना उस समय हर एक इंसान से, कोई परफेक्ट नहीं था। ज्यादतियां तो सरदार पटेल से भी मतलब अनचाही हो गई। अगर वो कहते कि नहीं तो विवाद तो देश का विभाजन नहीं होता, है ना। आज जो हम बात कर रहे हैं, गलतियां सबसे हुई हैं, कोई परफेक्ट नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, रिलीजन, ये आपने देखा होगा आज की डेट में हर नैनो सेकंड में चेंज होता है। आज कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखी नहीं गई। 6 महीने आज हम वीर सावरकर को पूजेंगे, उसके 6 महीने बाद दुनिया खमेनी के बारे में बात करेगी, उसके 6 महीने बाद नेतन्याहू के बारे में बात करेंगे, उसके बाद पोप जॉन पॉल के बारे में बात करेंगे, फिर किसी बाबा के बारे में बात करेंगे, किसी पीर के बारे में बात करेंगे, किसी सेंट के बारे में बात करेंगे, किसी, तो हिस्ट्री इज इवॉल्विंग। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जिस डायनेमिक वर्ल्ड में जी रहे हैं आज की डेट में, है ना, और हम खास तौर से हम लोग मीडिया एंटरटेनमेंट के लोग इसका शिकार है, तो हमको इस डायनेमिज्म को पॉजिटिव सेंस में लेना पड़ेगा कि टीपू में अगर गुड क्वालिटी सी तो ऐप भी थे। हर एक इंसान में ऐप होते, कोई परफेक्ट नहीं होता। अगर परफेक्ट होता है तो वो फिर धरती पे नहीं आता है ना, फिर वो ऊपर ही रहते हैं। हमारे पुराने सेंट्स में भी सब में ऐप थे। तो टीपू एक ग्रे कैरेक्टर है और ये डिबेट चलता रहेगा, ये डेफिनेटली चलता रहेगा। ये जो उसके डिट्रैक्टर्स हैं, जो लोग कहते हैं कि टीपू वॉज टायरेंट या टीपू इस तरह से था, वो भी कहीं ना कहीं मानते कि हाँ, ये बात तितुमीर के बारे में भी होती है बंगाल में, है ना, कि वो भी तो खड़े हुए थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक, और मैं रिलीजन, पॉलिटिक्स, इन चीज़ों के बाद में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल भी नहीं हूँ, ना मैं रिलीजियस हूँ, है ना। तो और मेरे लिए एज एन एक्टर, एज ए क्रिएटिव पर्सन, इन सबको अपने अंदर डालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो किरदार मिले, चाहे मैं विद्यारण्य करूं या अमात्य राक्षस करूं या औरंगजेब करूं या तोगलक करूं, है ना, तो मेरे अंदर उतना ही कन्विक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। या मैं कोई फादर सेंट पॉल करूं, तो मेरे कैरेक्टर में आई शुड अमित बहल तो बाद में आना चाहिए, पहले वो कैरेक्टर आना चाहिए। बिल्कुल। कुछ फिल्में आपने की हैं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता से लेकर, लेकिन एक बहुत ही विवादित फिल्म आपने की है, द कश्मीर फाइल्स। हाँ, उसके बाद अभी एक और विवादक फिल्म की, फुले। पहले कश्मीर फाइल पे। कश्मीर फाइल तो ये था कि भाई वो विवेक ने और पल्लवी ने कहा कि सीएम का रोल है, मैंने क्या किया। अब मुझे नहीं पता था कि फिल्म इतनी बड़ी हिट होने वाली है, और ये कैरेक्टर की फिल्म, ऑफकोर्स ये तो पता है कि भाई वो कैरेक्टर कितना, और बहुत मज़ा आया करके। मसूरी की ठंडियों में हमने शूटिंग की, मिथुन दा के साथ शूट किया, पुनीत सर साहब के साथ शूट किया,
और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस फिल्म का मतलब आई हैव नो रिग्रेट्स डूइंग दैट फिल्म। मुझे बहुत मज़ा आया और जो माइलेज भी मिली वो भी बहुत मज़ा आया उसमें। और अ, मैंने कश्मीर पर बहुत सारी किताबें पढ़ी और द ट्रूथ इज़ दैट जो दिखाया है वो सिर्फ 20% है, उससे बहुत 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 ज़्यादा बुरा हुआ है। ये आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी न्यूज़ के लोग हैं, तो वो वी ऑल नो व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। दूसरा दूसरी फिल्म अभी आपने जिक्र किया फूले, अभी पिछले दिनों बहुत विवाद में रही हाँ थी। उसमें अभी आपने ब्राह्मण का, हाँ मैडम। जिस तरह से समाज अभी शुरू से ही वैसे तो बटा हुआ हाँ है ही है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है। किस तरह देखते हैं आप ये जात पात, ऊंच नीच, ब्राह्मण दलित, ये या वो कहानी से आपने क्या लिया मतलब? क्योंकि मैं तो सत्यशोधक प्ले कर चुका था डीपी देशपांडे का फुले की लाइफ पे करीबन 32-33 साल पहले जननाट्य मंच के साथ। फुले की कहानी तो हमें पता ही थी। अब जो ये कास्ट सिस्टम है, ये कास्ट सिस्टम की वजह से ही तो अंग्रेज़ों ने पूरा फ़ायदा उठाया हमारा। और इस सोशल रिफॉर्मर की कहानी इस समय लाना एक तरह से अच्छा ही किया, लेकिन ये ज़रूरी भी है। भाई विवाद, अगर विवाद होता है किसी कहानी को लेके, सावरकर को लेके भी विवाद हुआ जब रणदीप हुड्डा ने सावरकर की, या फुले में, इससे फ़ायदा होता है फिल्म को। मैं तो उस बिज़नेस पर्सपेक्टिव से सोच रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी भी है कि कैसे फॉरेन कंट्रीज़ ने, अंग्रेज़ों ने, डच ने, फ्रेंच ने हमारे इस कास्ट सिस्टम, वो ऊंच नीच, ये चाहे क्रिश्चियंस में हो, चाहे हिंदूज़ में हो, चाहे मुस्लिम्स में हो या सिखों में हो, कास्ट सिस्टम तो है। इस कास्ट सिस्टम का फ़ायदा उठाया अंग्रेज़ों ने और इसको वापस लाना बहुत ज़रूरी था कि आइंदा ना हो, क्योंकि हम इस मुल्क को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि एक फॉरगॉटन हिस्ट्री है, एक सोशल रिफॉर्मर की हिस्ट्री है, वो जानना ज़रूरी था, उस पीरियड को क्रिएट करना जानना ज़रूरी। और मुझे लगा कि प्रतीक और पत्रलेखा ने बहुत कमाल का काम किया। उन्होंने जस्टिफाई किया फुले के इस कैरेक्टर को। और मेरा जो भी छोटा किरदार था, क्योंकि वो इस तरह से पेश किया गया, वो लोगों ने नोटिस किया, तो मुझे फ़ायदा ही हुआ। लेकिन फूले को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर भी हंगामा हुआ और इस तरह की, चाहे देखिए, चाहे वो देखिए कश्मीर, सातवां, देखिए हाँ, क्या, चाहे वो कश्मीर फाइल बने या फिर फूले बने, दोनों तरफ दोनों फिल्मों को गाली देने वाले लोग बैठे होते अरे हैं। वो तो यार बेचारे नवाज भाई ने भी तो ठाकरे की थी, हाँ, अभी वो कोस्ताव भी की है। गाली देने वाले तो मतलब, अरे मैं तो ये कहता हूँ कि वो तो अपनी कहावत है ना, चाहे बद हुआ नाम तो हुआ ना। तो मैं उसको उस लेवल पर लेता हूँ। गाली दे दो यार, मतलब गाली ले लो, फिल्म देख लो, टिकट खरीद लो, हमारी रोजी रोटी चलती रही। तो फूले के किरदार से आप कितने प्रभावित हुए? फूले जो रियल अरे कैरेक्टर है। ज्योतिबा फुले बहुत मेरे लिए, हमने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा था। सोशल रिफॉर्मर सावित्रीबाई फुले, और सावित्री जो सीरियल था, उससे पहले मैं ब्राह्मण मेन विलन का रोल कर चुका था, जिसमें सावित्री छोटी थी, छोटी से बड़ी, वो डीडी किसान पे आता था। तो मैं उस दौर को जानता हूँ। मैं पला बड़ा मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र को पूरे जानता हूँ मैं, इधर के कल्चर को जानता हूँ। मेरी पत्नी महाराष्ट्रियन है। सो आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल लाइक आचार्य आत्रे, बाबा आमटे, ज्योतिबा फुले, सावरकर, कॉमरेड डांगे। ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं, महाराष्ट्र के सोशल रिफॉर्मर्स, क्योंकि मैं पला बड़ा मुंबई शहर में, इसीलिए। अभी बहुत देश में उथल पुथल मची हुई है पिछले कुछ सालों से कहें या कुछ समय से कहें, हिंदू मुसलमान को लेकर। ये एक कब अभिनेता के तौर पे या एक इंसान के तौर पे, भारतीय। ये मुझे लगता है कि यार ये कब से चला आ रहा है, और पिछले 5-6 साल में बढ़ गया, भयंकर बढ़ गया। मतलब हमने तो इंडस्ट्री में एज अ कलाकार कभी कभी देखा नहीं दिखाई था कि नहीं। भाई सुबह सभी लोग मिलके गणपति पूजा करते हैं, फिर रमज़ान के महीने में भाई इफ्तार की साथ में दावत में साथ सबके में यहाँ से साथ में चले जाते इफ्तारी हैं। कर रहे हैं। और मालूम है कि आज आज ईद है, तो इकबाल या अहमद तो अगर बिरयानी और शीर खुरमा नहीं लाया तो उसकी सेट पे एंट्री नहीं है। मेरे घर पे गणपति और मैं अगले दिन मोदक और प्रसाद नहीं लेके गया तो मुझे सुनना पड़ेगा, तो मेरा एक्स्ट्रा ही बनता था। ऐसे ही चलता था, है ना। मतलब जो दादर की, मतलब गणपति निकलता था सबसे पहले माहिम दरगाह होते हुए फिर जाता था, है ना, माहिम पुलिस स्टेशन, फिर माहिम दरगाह हो गया, जो गणपति गणेश जी निकल, ये चलता था मुंबई शहर का। तो ये मतलब हम तो इस शहर में पले बड़े हैं, यहाँ तो हमने कभी देखा ही नहीं। और
इट्स सैड, इट्स रियली सैड, क्योंकि क्या हो रहा है, हम रिलीजन और इतिहास को साथ में जोड़ रहे हैं, उसको ना जोड़े। एग्जैक्टली। इतिहास 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 है। है ना। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी एक थे, फिर अलग हुए, फिर एक हुए। कल कुछ भी हो सकता है जियो पॉलिटिक्स में, बिल्कुल। कल तो कल्चर तो एक है, मतलब हमारी बिकॉज ऑफ द रिलीजन कस्टम्स में 19-20 फर्क है, लेकिन यार कहीं दहेज तो यहाँ भी देते हैं वहाँ भी देते हैं, दावत यहाँ भी होती है वहाँ भी होती है, बारात यहाँ भी होती है वहाँ भी होती है, सिर्फ 7 फेरे होते हैं और कबूल बस कबूल उतना- निकाह बस होता है, उतना- वही फर्क है। ये और मतलब केरला क्रिश्चियंस की शादी में आप जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप, तो मुझे लगता है कि हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वाला जो इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर कंट्री, फॉर द प्रोग्रेस। बिल्कुल। अब 4th लेवल इकोनॉमी अगर हमको 1st लेवल बनना है और ट्रम्प को उसके मुंह पे सुनाना है ना, हाँ कि जी तू मतलब वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है वो, हाँ। और लेकिन वो ऐसा अब्दुल्ला है जो अपने आप को दूल्हा समझता है हर शादी में, है ना। तो उसको अगर हम दूल्हा, भाई दूल्हा भी हमारी है, दुल्हन भी हमारी है, काजी भी हमारा है, पंडित भी हमारा है, तू बीच में मत घुस। ये लोग जो फ़ायदा उठाते हैं ना, ये अगर ये बंद होगा ना तो ये बाहर के लोग फ़ायदा उठाना बंद करें। गांधी से आप प्रभावित हैं या नहीं? मैं ऑनेस्टली मैं तो छोटा था, हम तो पार्टीशन के, मेरे मदर फादर, मेरी ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, गांधी और नेहरू ये 2 शख्स से उनके हमेशा उनको लगता है कि पार्टीशन इनकी वजह से हुआ है। तो हमारे हीरोज़ तो शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा रंजीत सिंह, लाला लाजपत राय, महाराणा प्रताप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो हमारे घर में तो गांधी नेहरू को तो कभी माना नहीं है। तो जितने शरणार्थी, हम तो शरणार्थी फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरे फादर मुल्तान से आए थे, मदर मेरी फैसलाबाद से थे, जब उस ज़माने में लायलपुर था। तो तब भी मायने नहीं रखते, आज भी मायने नहीं रखते। बहुत बहुत शुक्रिया अमित थैंक भाई, यू, हमसे थैंक यू, इतना वक्त थैंक दिया यू, आपने। थैंक यू, बहुत थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।